नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इन डेप्थ कार्यक्रम में बात करेंगे कि क्या जर्मनी में तख्तापलट की साजिश हो रही है। क्या एक ऐसा समूह जो तख्तापलट कर सकता है, तख्तापलट करने में सक्षम है, क्या वाकई कोई ऐसी साजिश कर रहा है जिससे वर्तमान चांसलर को ओवरथ्रो करके वहां पे शासन को बदल दिया जाए। इसकी बात करेंगे, इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे और दूसरे देशों में इसके लिंक्स की भी बात करेंगे कि कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं और क्या जर्मनी में बहुत सारी रेड मारना पुलिस द्वारा इस बात का संकेत है कि जर्मनी प्रशासन इस बात को लेकर बहुत सतर्क है कि वहां पर कुछ बहुत गलत या गड़बड़ हो रहा है। और जानने का प्रयास करेंगे कि अचानक से पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ कितना हावी कैसे हो गया और क्यों दुनिया के हर देश में, खासकर यूरोपीय देशों में, दक्षिण पंथ अपने चरम पर है। उसका विस्तार हो रहा है एक ऐसी विचारधारा जिससे यूरोप का बहुत सदियों तक वास्ता नहीं रहा, वो अचानक से वहां पर बहुत तूल पकड़ती जा रही है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या चर्चा करेंगे, हालिया संदर्भ देखेंगे कि क्यों चर्चा कर रहे हैं, उसके तख्तापलट किए जाने के लिए कौन कौन से हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं जर्मनी की, उसके बारे में देखेंगे। रैशबर्गर आंदोलन क्या है, ये एक जर्मन नाम है, हो सकता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम वैसा न कर पाए जैसा जर्मन में होता है, तो आप इसे मोटे तौर पर रैशबर्गर समझे। उसकी मान्यताएं क्या है, वो कौन कौन से काम करती है, और आखिर में एक प्रश्न देखेंगे जिससे आप आज की सारी चर्चा को समराइज कर सकते हैं और एक उत्तर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ यह है कि जर्मनीज QAnon, हु आर द रैशबर्गर, द कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स टारगेटेड बाय एंटी टेरर रेड्स। ये क्या है QAnon, जर्मनीज QAnon? ये कह रहा है जैसे यहां पर इसे जातिवाचक बना दिया गया है। QAnon कोई शब्द नहीं है, अपने आप में बना लिया गया है एक संदर्भ देने के लिए। इसे दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, Q एंड एनॉन। ये अमेरिका से शुरू हुआ था, 2017 की बात है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। उस वक्त ये माना जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में ऐसे लोगों के खिलाफ और खासकर प्रशासन के ऐसे लोगों के खिलाफ जो व्हाइट हाउस में रहते हैं, मिलिट्री में है, मीडिया में है, या एक देश को चलाने के लिए जो कुछ लॉबी होती है बहुत खास लोगों की, उस लॉबी के खिलाफ काम करना चाहते हैं। और क्यू नाम के आदमी ने, या कोई भी एनोनिमस आदमी, ये ANON जो है ये एनोनिमस का प्रतीक है, यानी कि एक एनोनिमस आदमी जिसका नाम मान लीजिए क्यू है, उसने ये शुरू किया था, तो इसका नाम ही QAnon पड़ गया था बाद में। और डोनाल्ड ट्रंप की रैलियों में भी क्यू नाम की टी-शर्ट पहने लोग आने लगे, उसके प्लेकार्ड्स लेकर के आने लगे। उनसे पूछा भी गया एक बार, तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि वो लोग क्या हैं, कौन है, उनका मकसद क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो मुझे पसंद करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने का मतलब है कि उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, यानी कि दक्षिण पंथ को पसंद करते हैं। तो फार राइट जो विचारधारा परस्त लोग होते हैं, जो उस विचारधारा को पसंद करते हैं, उसको एक तरीके से शय देते हैं। उन लोगों के समूह को हम QAnon मान सकते हैं, या जो ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट को ओवरथ्रो करने का सपना देखते हैं, वो QAnon है। तो यहां पर ये कहना चाहते हैं कि जर्मनीज QAnon, यानी कि जर्मन लोगों का वो समूह, जर्मनी में वो समूह जो सरकार को ओवरथ्रो करने का प्रयास करता है, जैसा अमेरिका में किया गया था। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनका एक बहुत बड़ा समर्थक ग्रुप था ये, और आज भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे फिर उनका मोह भंग हो गया या वो इसे छोड़कर चले गए। बाद में बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि वो भ्रमित हो गए थे इस प्रकार के कार्यों में। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, आप उनको माने न माने, लेकिन हमारे लिए समझना जरूरी है कि जर्मनी में भी एक ऐसा ग्रुप है जैसा अमेरिका में था। तो ये अचानक से इतने सारे ग्रुप्स कैसे पॉपअप हो गए, कैसे बाहर आने लग गए, ये समझने की बात है। तो हम ये समझेंगे कि रैशबर्गर्स हैं क्या, जैसे अमेरिका में QAnon थे, वहां और यहां फर्क इतना है कि इनका नाम बदल दिया गया है, बातें वही हैं। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि हम अभी भी गुलाम हैं, उन्हें लगता है कि हम मिलिट्री कंट्रोल में है, स्टेट हमें कंट्रोल कर रहा है, डीप स्टेट हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारे ऊपर पाबंदियां हैं वगैरह वगैरह, या उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें। हम इस आंदोलन को जान लेते हैं पहले कि यह आंदोलन है क्या। जैसा मैंने आपसे कहा, दक्षिणपंथी लोगों का एक आंदोलन है, वहां बहुत सारे लोग हैं, वो मीडिया में हो सकते हैं, सरकार में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, NGOs हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हो सकता है। एक स्टेट में से पावरफुल लोगों में से कोई भी हो सकता है, और वो जब एक कोलैबोरेशन में आएंगे, एक साथ आएंगे,
किसी पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, तो उन लोगों के समूह को जर्मनी में कहा गया रैशबर्गर। ठीक, अब उनका आंदोलन क्या है, वो चाहते क्या है? अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी बीते बुधवार को जर्मन जो पुलिस है उसने रेड मारना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी खुफिया एजेंसी जो है उसको कहीं कहीं से खबरें मिलती रही कि जर्मनी में एक ऐसा ग्रुप भी एक्टिव है जैसा अमेरिका में था, और वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। तो 25 संदिग्ध लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर यह आरोप था कि वो, जैसे हमारे यहां होता है कि राजद्रोह टाइप का एक मुकदमा उन पर लगाया गया, तो वो साजिश कर रहे थे कि वो हम एस्टैब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये या तो उन्हीं को पता हो सकता है, या हो सकता है कि ये खबर अपने आप में झूठी हो, ये भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ इस आंदोलन को डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि वो इन दोनों विचारधाराओं को समर्थन देते हैं, जैसा अभी हमने जो डिस्कस किया रैशबर्गर और क्यूएनॉन, तो इन दोनों विचारधाराओं के वो समर्थक हैं और खुफिया एजेंसी उनकी जो है वो 2016 से इनकी निगरानी कर रही है। जर्मन सरकार को पता है, उनकी खुफिया एजेंसियों को पता है कि उनके यहां ऐसा कोई आंदोलन है, और उसे नष्ट करने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी ये ग्रुप इस तरीके से ऑपरेट करता है कि सरकार या उनकी खुफिया एजेंसियों को यह तक नहीं मालूम है कि उसका हिस्सा कौन कौन है, कौन कौन लोग उसे समर्थन देते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, इल्यूमिनाटी, तो इल्यूमिनाटी तरीका ये ग्रुप आप इसे मान सकते हैं, वैसा नहीं, उस तरीके का जहां पर आइडेंटिटी भी एनोनिमस है, का एक समूह है, लेकिन आपको यह तक नहीं पता कि आपके मेंबर्स कौन है, साथी मेंबर्स कौन है। तो उनका यह कहना है कि सरकार बहुत दिन से निगरानी कर रही थी, इनके पास से बंदूकें जब्त की गई है, यानी कि यह हो सकता है कि सशस्त्र विद्रोह करना चाहते हो सकता है कि वहां आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करके इस स्तर पर लोगों को भड़काना चाहते हो कि एकदम से म्यूटिनी हो जाए या एकदम से लोग बर्लिन की सड़कों पर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इनका प्लान ये जानते हैं, ये बता सकते हैं। इसके समूह में कौन कौन सदस्य हैं उसका अभी तक ठीक ठाक अंदाजा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि 21,000 लोग अभी तक इसके सदस्य हैं। और आप सोचिए कि अगर 21,000 लोग वेल आर्म्ड, वेल ट्रेन्ड अगर एक साथ जर्मनी जैसे देश की सड़कों पर उतर आएंगे तो क्या हश्र होगा जर्मनी का। उसमें से 5% लोगों के पास हथियार है, या कहें कि वो चरमपंथी हैं, वो ये मानते हैं कि हम स्टेट को बाय फोर्स गिरा सकते हैं, उसको घुटनों पर ला सकते हैं अपने स्टेट को, और यही उनका टारगेट है। 2100 हिंसा के लिए तैयार हैं, और एजेंसी का कहना है कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। तो अभी पीछे जर्मनी में बहुत सारी रेड्स हुई, लगातार होती जा रही हैं, और स्टेट ये ट्राई कर रहा है कि उन सब लोगों को कैप्चर कर ले और अपने प्रिजन्स में रखे कम से कम। ये बहुत छोटे छोटे समूह है, और काम ऑपरेट कैसे करते हैं, मेनली ऑनलाइन करते हैं, डार्क वेब के थ्रू करते हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन अगर सप्लाई करना हो तो, या फिर बहुत छोटे छोटे समूह में, जैसे 2 लोग किसी कहीं पीजी में रहते हैं, 2 लोग झोपड़ी डाल के रहते हैं, 2 लोग शहर में इस तरीके से रहते हैं कि उन्हें कोई जानता नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनका समझना है अभी सरकार को, वो बाद में पता चलेगा कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है इनका, ये लोग काम कैसे करते हैं, इनका काम होता दरअसल कैसे है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहां कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, यानी कोई ऐसी हायरार्की नहीं है कि आपको कोई आदेश देगा, उस आदेश का आप पालन करेंगे और उसके बाद आप उसे डेलीगेट करेंगे, ऐसा भी कोई सिस्टम मालूम नहीं होता है। सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने एक लक्ष्य तय कर रखा हो कि इस दिन हमने ये करना है, उससे पहले बाकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो स्वतः चलेंगी। अभी जो कोविड में जर्मनी में, आपको पता होगा कि कोविड में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए वहां पर कोविड में। तो इन लोगों ने, यानी कि जो रैशबर्गर्स हैं, उन्होंने उस मूवमेंट का प्रयोग अपने फायदे के लिए किया। वहां पर जो प्रोटेस्ट्स हो रहे थे वहां ये प्रदर्शनकारी बन के गए, और फिर इनके ग्रुप के 4-5 लोग, जो संसद भवन है वहां का, कहिए जो संघीय संसद है, फेडरल पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, वहां पर ये लोग घुस गए थे, उसके एंट्रेंस गेट तक आ गए थे, और फिर वहां जाके इन्होंने अपने प्रदर्शन का इजहार किया था। इनकी मान्यताएं क्या है, मानते क्या है, चाहते क्या है, इनका एजेंडा क्या है। एजेंडाज इनके हैं कि पहला तो ये जर्मनी को एक वैध राष्ट्र ही नहीं मानते। ये कहते हैं कि जर्मनी को हम राष्ट्र मानते ही नहीं है, हम क्या मानते हैं, हम मोनार्की चाहते हैं जिसमें एक किंग हो, और ऐसा जर्मन साम्राज्य हम चाहते हैं, या फिर नाजी जर्मनी चाहेंगे, या जो उसके आइडियाज को फॉलो करते हो। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि ये एंटी सेमिटिस्ट लोग हैं। ठीक है, एंटी सेमिटिज्म एक मूवमेंट आपने पढ़ा होगा अपनी तैयारी के दौरान, IR में
या फिर कहें कि उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा। और अगर आप ये टॉपिक आज पढ़ते हैं तो आप आईआर में जर्मनी से रिलेटेड सेक्शन और कम से कम वर्ल्ड हिस्ट्री में जर्मन हिस्ट्री पर एक बार जाके नजर जरूर देखिए कि यहाँ उसका रेलेवेंस क्या है, क्यों ये लोग जर्मन मोनार्की चाहते हैं, क्यों सम्राट चाहते हैं, ये क्यों एक ग्रेटर जर्मनी ये लोग चाहते हैं, इनका मकसद क्या है। तो उस बारे में भी आप स्टैटिक पोर्शन से पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये एंटी सेमिटिस्ट लोग हैं, ये नाजी जर्मनी के विचारों से प्रभावित लोग हैं। ये कहते हैं कि अगर हमें विकास करना है तो सिर्फ हमारी रेस विकास कर सकती है, और जो दूसरे लोग हैं यानी कि जूस प्रेफरेबली, वो हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करते हैं, वो उन्हें ज्यादा आगे बढ़ने के मौके हैं। और एंटी सेमिटिज्म प्रकार के ये लोग हैं, एंटी सेमिटिस्ट लोग हैं बिल्कुल। वो कहते हैं कि जर्मनी अभी सैन्य कब्जे में है, यानी कि जो मूल शासन है वो कब्जा किए बैठा है, और जो मूल लोग हैं जिनको शासन करना चाहिए वो सरकार में नहीं है। तो कुछ कुछ वैसा ही मामला है जैसा 1930s के आसपास जर्मनी की कंडीशन बनी हुई थी। कुछ कुछ आइडियोलॉजिकली ये वहीं पर है अभी तक, कम से कम 70-80 साल पहले। इनका ये भी मानना है कि इनका एक तो मानना है कि सैन्य कब्जे में है जर्मनी, और दूसरा ये भी कहते हैं कि जर्मनी अभी तक डीप स्टेट के कब्जे में है। डीप स्टेट यानी कि आर्मी, इंटेलिजेंस, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेट्स, ये जो पावरफुल लॉबी होती है किसी भी देश की, जहां पर कुछ लोग होते हैं, कुछ देश के कुछ हिस्सा होता है, कुछ परसेंटेज होता है जो अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, और उनकी एक लॉबी होती है जो सरकार को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहती है या सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने मातहत कुछ लेना चाहती है, तो उसको बोलते हैं डीप स्टेट। इनका मानना है कि डीप स्टेट अभी जर्मनी में राज कर रहा है, जो पावर असली जहां से डिराइव होनी चाहिए वहां से नहीं हो रही है, बल्कि एक डीप स्टेट वहां पर राज कर रहा है। ये जर्मन पासपोर्ट को भी अवैध मानते हैं, अमान्य मानते हैं, और कहते हैं कि ये अमान्य है हमारे लिए और ये बाधा पहुंचाता है हमें अपने लार्जर जर्मनी में ट्रैवल करने के लिए। इसके बारे में अभी पीछे 2021 में घटना भी हुई थी जहां पर हिंसा भी हो गई थी। एक आपने देखा होगा खबरों में, वो तीर कमान किस्म का कुछ था, तो वहां इन्होंने अटैक भी कर दिया था उस नागरिक ने जो एंटी सेमिटिस्ट, कहे कि रैशबर्गर का एक मानने वाला था या उस प्रकार की विचारधारा में विश्वास करता था। ये कहते हैं कि सम्राट विल्हेम द्वितीय, जिनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन जो अभी है, उनका राज्याभिषेक करे, उनको राजा बनाए। जो इन्होंने कहा कि मोनार्की लाएंगे, तो मोनार्की में शासक कौन होगा? वो कहते हैं कि विल्हेम द्वितीय के पड़ पोते, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन जो है, वो बनेंगे शासक। क्यों? क्योंकि 1917 में इनको यानी कि विल्हेम द्वितीय को अपना शासन छोड़ना पड़ गया था, तो अब ये दोबारा चाहते हैं कि उसको रीस्टैब्लिश किया जाए। यानी कि मोटे तौर पर आप देख लीजिए कि एक दक्षिणपंथी विचारधारा है। आप आगे बढ़ने को नहीं सोच रहे हैं, आप सोचते हैं कि जो पहले था वो बहुत अच्छा था, या उसके जरिए अपने कुछ जो पेटी जिनको बोलेंगे कि हित है उनको साधने का ये लोग प्रयास करते हैं। अब क्या हुआ, इनका मत है कि कब्जे में है, और जो ऐसा मानते हैं यानी कि जो पासपोर्ट अवैध है और ये कहते हैं कि जर्मन अभी भी सैन्य कब्जे में है, तो उनके एक लीडर ने, जिनको 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्होंने डेथ वारंट जारी कर दिया था पत्रकारों के खिलाफ और कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी। यानी कि ये हिंसा पर उतारू है, कभी भी हिंसा कर सकते हैं और हिंसा में विश्वास करते हैं, ऐसी इनकी विचारधारा है। गतिविधियां क्या है, क्या करते हैं ये लोग, ये सरकार ने इनके खिलाफ क्या किया है वो देख लेते हैं। 2021 में सरकार ने एक सिविल सर्वेंट को हटाया था, क्योंकि जैसा कि ये मानते हैं कि हम विश्वास नहीं करते हैं संविधान में, तो उन्होंने नहीं किया, और नहीं किया तो उनको ये लायबल थे हटाए जाने के लिए। उन्होंने कहा, एक अन्य व्यक्ति ने ये कहा कि वो जर्मन पासपोर्ट को नहीं मानते, उसको अमान्य मानते हैं, तो उन्होंने अपने पासपोर्ट में जन्म राज्य लिखा बवेरिया का साम्राज्य, किंगडम ऑफ बवेरिया, और कहा कि 1913 के नागरिकता कानून के हिसाब से मैं यहां का नागरिक हूं, हम वो बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहां का नागरिक हूं और मैं यही पासपोर्ट में लिखूंगा। इसके अलावा इन लोगों ने वैकल्पिक स्कूल भी खोल रखे हैं, जहां पर आज से कम 8-9 सदियों पहले जो पाठ्यक्रम हो सकता था उसके हिसाब से इनको पढ़ाया भी जाता है और जागरूक किया जाता है कि अब वहां के नागरिक हो, आप इन लोगों के साथ मत रहो, आप मिलिट्री शासन के अंतर्गत हो, जर्मन राज्य कुछ है नहीं। और हम जो कहते हैं, हम एंटी सेमिटिस्ट लोग जो कहते हैं वो सही है, आपकी रेस हमसे बेहतर नहीं है। तो जैसा पहले बताया कि 2020 में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ जो प्रदर्शन थे, वहां पर कुछ हिंसा भी हुई थी, इन्होंने कुछ पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की थी और बाद में पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया था। तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार ये लोग काफी एक्टिव रहते हैं, ट्रेंड्स वगैरह लगातार इनके चलते रहते हैं, और अलग अलग किस्म के लोग जो ऑपरेट करते हैं अलग अलग ब्रांचेस से, वो लगातार एक्टिव रहते हैं।
दूसरी चीज जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि इनके पास हथियारों का जखीरा बहुत बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 1050 हथियार तो जब्त कर लिए गए हैं, जबकि इसके बहुत ज्यादा गुना अभी पकड़े जाने बाकी हैं। और इसीलिए जर्मन सरकार, जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी जितने भी इनके इदारे हैं वो सारे लगातार प्रयास करते हैं कि इनको पकड़ लिया जाए समय रहते, वरना कभी भी हो सकता है कि आज इनकी संख्या 21,000 है, ये देखते देखते जैसे जैसे इंटरनेट का जमाना है लोग और ज्यादा इसके प्रभाव में आते जाएंगे और इस प्रकार के जो मूवमेंट्स हैं, सोशल मूवमेंट्स नहीं है लेकिन अपने पीछे लौटने के, धुर दक्षिणपंथी या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए, किसी विचार को मजबूत करने के लिए अक्सर चलाए जाते हैं, एजेंडाज होते हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जरूरी था यह समझना कि माजरा क्या है, क्यों है ये बस केवल इतना भी हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो दक्षिणपंथी विकास है उसका एक हिस्सा हो। वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच लगातार दुनिया झूलती रहती है, कभी एक पोल पर दुनिया रहती है, कभी दूसरे पर रहती है, और अक्सर ये लड़ाई रहती है कि हमारे ग्रुप में या जिस ग्रुप में, जिस पंथ में, लेफ्ट या राइट, जिधर भी हम खड़े हैं वहां ज्यादा से ज्यादा लोग, देश, समाज और अन्य प्रकार के जो सोसाइटी के लोग हैं वो हमारी तरफ हों। क्यों? क्योंकि इससे आपके आर्थिक हित सधते हैं। तो यह भी हो सकता है कि ये प्रयास केवल दक्षिणपंथ के विकास के लिए हो, या ये भी हो सकता है कि वाकई सब सच हो, क्यूएनॉन और रेशबर्ग ये सारी चीजें सच हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए जरूरी सिर्फ इतना है कि हम जानें, इसकी टेक्निकलिटीज को समझें कि दरअसल क्या चल रहा है दुनिया में। अब आज का सवाल देख लेते हैं। जो भी हमने डेवलपमेंट्स देखी और इस आंदोलन के बारे में हमने सीखा, उसके आधार पर आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रोज करें। आज का हमारा सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा रैशबर्गर आंदोलन क्या है? वैश्विक स्तर पर दक्षिणपंथ के विकास में इसकी भूमिका की चर्चा करें। इसकी भूमिका के साथ साथ दुनिया में जो जहां जितने भी दक्षिणपंथी आंदोलन है या उसके विकास के लिए जो आंदोलन है उनकी चर्चा भी आप इसमें करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको आज का इन-डेप्थ कैसा लगा? आपके राय, प्रतिक्रिया, सुझाव, आलोचनाएं सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे कल फिर मिलते हैं एक नए इन-डेप्थ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।